374 मिलियन डॉलर्स की डील है जो होने जा रही है चीन और फिलीपीन और इंडिया के दरमियान ब्रह्मोस मिसाइल की। लेकिन ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल गई है इंडिया के लिए। अब वियतनाम भी, थाईलैंड भी और इंडोनेशिया भी, बहुत सारे ममालिक हैं, उनको इंडिया बेचेगा अपने ब्रह्मोस मिसाइल और अरबों डॉलर्स जो हैं वो कमाएगा। और 7 अरसे में इंडिया और चीन के दरमियान मखासमत या राइवलरी मुख्तलिफ शोबों में फैलती हुई नज़र आ रही है। जितनी भी टीम्स बनी है वर्ल्ड 11, उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ख़ास तौर पे बाबर आजम को कैप्टन बनाना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ये ऑनर है और इंडियन खिलाड़ी नज़रअंदाज हुए हैं, यानी वो मुतासर नहीं कर सके आईसीसी को कि वो अपनी टीम ऑफ द ईयर जो बेस्ट टीम है उसको अनाउंस करते। वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नव इंडिया न्यूज में। दोस्तों, भारत की मेक इन इंडिया स्कीम के तहत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल ने कमाल कर दिया है। उसकी तकनीकी विश्वसनीयता और महारत से चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। यहां तक कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को अपने मित्र देशों को बेचने का फैसला किया है। इसी बीच में भारत ने फिलीपींस के साथ एक मेगा डील की है, जिसके तहत भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने जा रहा है। साथ ही भारत इंडोनेशिया, थाईलैंड को भी ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की तैयारी में है। अब आपने वो सुना ही होगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कुछ ऐसी हालत पाकिस्तान की है। अब उसके बस में कुछ और नहीं है, तो वो बस ब्रह्मोस मिसाइल डील में कुछ कामियां और खामियां निकालने में लगा हुआ है। साथ ही काफी वर्षों बाद पाकिस्तान के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड टीम में कुछ खिलाड़ियों का नाम क्या आ गया, पाकिस्तानी मीडिया नाच रहा है, जबकि पिछले कई वर्षों से भारतीय टीम ने इसमें प्रभुत्व जमा रखा है। आइए दोस्तों, देखते हैं वीडियो, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। चीन और इंडिया के दरमियान राइवलरी, आपको मालूम है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त एक्टिव स्टैंड ऑफ तकरीबन 21 महीने हो चुके हैं, जारी है। 14वां राउंड था इन टॉक्स का, जो मिलिट्री लेवल और मेजर जनरल लेवल टॉक्स हैं चीन और इंडिया के दरमियान इस टेंशन को, एस्केलेशन को डिफ्यूज़ करने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वो भी नाकाम हो गया। और अदरवाइज़ हमने देखा है कि गुज़श्ता कुछ अरसे में इंडिया और चीन के दरमियान मखासमत या राइवलरी मुख्तलिफ शोबों में फैलती हुई नज़र आ रही है। गुज़श्ता तकरीबन 1 माह में एक इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा बोस्ट किया जिस चीज़ को, बात हो रही थी कि ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा इंडिया, और वो बेचने के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। फिलिपाइन जो है वहाँ पर एक डील हुई है इंडिया और फिलीपींस के दरमियान, और फिलीपींस ने एलोकेट कर दिए हैं फंड्स, पैसे मुख्तस कर दिए हैं, और इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो ख़रीदने जा रहा है फिलीपीन। अच्छा, अब इस हवाले से जब आप इंडियन मीडिया पर जाकर देखेंगे तो अक्रॉस द बोर्ड इंडियन मीडिया जो है उसने इसके शान में इसके हवाले से जो ना बड़े कलाबे मिलाए, और उन्होंने कहा कि वैसे तो ये 374 मिलियन डॉलर्स की डील है जो होने जा रही है चीन और फिलीपीन और इंडिया के दरमियान ब्रह्मोस मिसाइल की। लेकिन ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल गई है इंडिया के लिए। अब वियतनाम भी, थाईलैंड भी और इंडोनेशिया भी, बहुत सारे ममालिक हैं, उनको इंडिया बेचेगा अपने ब्रह्मोस मिसाइल और अरबों डॉलर्स जो हैं वो कमाएगा। और साथ ही जो इसके स्ट्रेटजिक फ़वाइद बताए जा रहे थे इंडियन मीडिया की तरफ से कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो उन ममालिक का जिनका चीन के साथ डिस्प्यूट मौजूद है उनको बेचने, और साउथ चाइना सी में जो मुख्तलिफ ममालिक मौजूद हैं जिनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, उनको बेचने का इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा कि अगर चाइना के बैकयार्ड में कॉन्फ्लिक्ट रहती है और उन ममालिक को असलहा फराहम किया जाता है इंडिया, अमरीका और इनके इत्तहादियों की तरफ से, तो चीन वहाँ पर इंगेज रहेगा, और इसी दौरान इंडिया और चीन इनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पर इंडिया को कोई ज़्यादा टफ टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा, ये वो ख्वाब है जो मुसलसल दिखाया जा रहा था। अब इस हवाले से एक आप कह सकते हैं डेजा व्यू, या फिर आप ये कहें कि एक रिपीट हुआ है उसी किस्म का, कि जिस वक्त हमने देखा कि इंडिया ने साल 2020 में म्यांमार को, बर्मा को एक गिफ्ट दिया,
उनको एक सबमरीन जो है वो गिफ्ट में दी गई। बेसिकली जो रशियन क्लास है उसकी एक सबमरीन थी जो कि म्यांमार को दी गई, और उसकी बुनियाद पर भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वावेला मचाया कि अब म्यांमार जो है उसको हमने क्योंकि गिफ्ट दे दिया है और वो हमारे असर व रसूख में रहेगा। और चीन और म्यांमार के दरमियान जो इकनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा है वो भी कोई ज़्यादा आगे नहीं चल सकेगा, और म्यांमार की डिपेंडेंस बढ़ेगी इंडिया के साथ डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से। लेकिन वो मामला जिस तरीके से चीन ने काउंटर किया, और हमने देखा कि अब से तकरीबन 1 माह पहले म्यांमार ने दिसंबर के महीने में 2021 के आखिर में, यानी कि तकरीबन 1 साल के बाद जब इंडिया ने ये मूव की थी म्यांमार में, उसके बाद म्यांमार ने एक चाइनीज़ सबमरीन जो है, एक तो गिफ्ट मिला था उसको इंडिया से, और एक चाइनीज़ सबमरीन जो है उसने परचेस किया है, हैविली डिस्काउंटेड प्राइस पे है, सेकंड हैंड सबमरीन है। लेकिन वो लेने का मतलब, और फिर उसके ऊपर जो रिपोर्टिंग वर्ल्ड ओवर की गई उसमें ये कहा गया कि चीन जो है वो इंडियन ओशन रीजन में अपना असर व रसूख मुसलसल बाकायदा और बतदरीज बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। सेम स्टोरी जो है वो बांग्लादेश की नज़र आती है। बांग्लादेश जो है वो भी अपने मिलिट्री एंड नेवल इक्विपमेंट पर बड़ी हद तक अपना दारोमदार शिफ्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, चीन के पलड़े में अपना वज़न डालता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल बांग्लादेश की गेम जो है वो इस सारे मामले में बड़ी ड्यूबियस रहती है, उसको हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन फ़िलिपीन के मामले पे जब ये सारी रिपोर्टिंग की गई और डील भी सामने आ गई कि ये डील हो गई है, उसके बाद गुज़श्ता 1 हफ़्ते में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव्स होती हुई नज़र आई हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो एक मनीला फोरम का एहतमाम किया गया, चाइनीज़ एम्बेसी इसमें इन्वॉल्व थी, फ़िलिपीन की जो एम्बेसी है, मनीला की जो एम्बेसी है वो इन्वॉल्व थी, और उन्होंने इस फोरम का इनेकाद किया, और वहाँ पर चीन के वज़ीर ख़ारजा वैंग जी वो शरीक हुए। उनका मैं आपको एग्जैक्ट कोट बता देता हूँ कि उन्होंने जो गुफ्तगू की, रॉयटर्स ने उसको रिपोर्ट किया है, और यहाँ से मामले का आगाज़ होता है, और फिर बाकायदा जो ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का मंसूबा था इंडिया का, उसके ऊपर एक कारी ज़र्ब जो है वो लगी है। मुस्तकबिल क्या होगा इस डील का ये अभी नहीं मालूम, लेकिन चीन ने अपने तौर पर, मुझे जो ये डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आ रही हैं, चीन ने ये तैयारी कर ली है कि किसी न किसी तरीके से ये बैक बर्नर पर डाल दिया जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल की फराहमी का मंसूबा, जो कि देने का मंसूबा, और इंडिया चाहता है कि उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इवेंचुअली जो है वो, अभी तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है, $374 मिलियन की, लेकिन इवेंचुअली मुख्तलिफ ममालिक को बेच कर, साउथ चाइना सी के जो नेबरिंग ममालिक हैं चीन के, वहाँ पर बेच कर जो है वो अरबों डॉलर्स कमाने का ख्वाब है। जितनी भी टीम्स बनी है वर्ल्ड 11, उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ख़ास तौर पे बाबर आजम को कैप्टन बनाना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ये ऑनर है, और इंडियन खिलाड़ी नज़रअंदाज हुए हैं, यानी वो मुतासर नहीं कर सके आईसीसी को कि वो अपनी टीम ऑफ द ईयर जो बेस्ट टीम है उसको अनाउंस करते हुए उनको शामिल करें। लिहाजा इंडिया के लिए गुड लक। उनके प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ पैसा बनाने में लगे हुए हैं, और उनका क्रिकेट बोर्ड जो है वो सियासत में लगा हुआ है, और पाकिस्तान ने अपनी गेम को काफ़ी इम्प्रूव किया है। ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। मोहम्मद रिजवान जो है सबसे बेहतरीन प्लेयर जो है वो करार दिए गए 2021 के, यानी ये मुकाबला था चंद प्लेयर्स के अंदर, पाकिस्तान के इस कैटेगरी में 2 नाम आ रहे थे, फिर मोहम्मद रिजवान जो है वो फाइनली पूरी दुनिया के अंदर जितने क्रिकेटर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, सबसे शानदार प्लेयर जो हैं वो मोहम्मद रिजवान रहे। पेशावर के रहने वाले हैं, 16 नंबर की शर्ट पहनते हैं, और कमाल किया है इन्होंने इस साल में। 1300 से ज़्यादा रन्स भी बनाए हैं, और एक सेंचुरी भी की है साल के आगाज़ में 2021 के। फिर लगातार 50 की हैं, और जिस तरह उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेला, इंडिया को हराया, बाकी टीमों को, ज़ख्मी होने के बावजूद वो शेरों की तरह लड़ता रहा। बिल्कुल 5 फुट 7 इंच का कद है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा आदमी है और बहुत शानदार प्लेयर है। तो मोहम्मद रिजवान को बहुत बहुत मुबारकबाद, पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान का नाम रोशन किया उन्होंने, और जो क्रिकेट फैंस हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से मोहम्मद रिजवान का, मेरे समेत, मैं भी क्योंकि क्रिकेट का एक फ़ैन हूँ, तो हम सब की तरफ से मोहम्मद रिजवान आपका बहुत शुक्रिया। एक सर्वे है, ये मेरे पास आया था, मैं इसको आपके साथ शेयर करता हूँ। ये खलीज मैगज़ीन है, इनकी एक यहाँ पे वेबसाइट है, और ट्विटर के ऊपर इन्होंने एक पोल करवाया था, और उस पोल के नताइज जो हैं वो काफ़ी हद तक अब मेरे पास मौजूद है। अभी तक जो वोट पड़े हैं उन वोट्स के मुताबिक लगभग कुछ 24,000 वोट पड़ चुके हैं,
और तकरीबन 1.5 दिन का वक्त अभी बाकी है। 24,000 वोट पड़ गए हैं, 1.5 दिन का वक्त बाकी है। और ये खलीज मैगजीन है जिन्होंने ये पोल करवाया है। पोल के नताइज क्या हैं जी? पोल के नताइज हैं, अब तक के जो नताइज आए हैं उनके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। आप ट्विटर पे जाके जब वोट करेंगे तो नतीजा आपके सामने आ जाएगा। इन्होंने सवाल पूछा था कि बेस्ट रूलर ऑफ पाकिस्तान इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी जब शुरू हुई तो पाकिस्तान का बेहतरीन हुक्मरान कौन था इस सदी में। इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं उनके दरमियान। नंबर 1 इन्होंने नवाज शरीफ का नाम सबसे पहले लिखा। उसके बाद इन्होंने लिखा यूसुफ रज़ा गिलानी, वो भी वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के। परवेज़ मुशर्रफ, वो भी सन 2000 के बाद इक़्तिदार में रहे हैं। और इमरान खान, ये भी 3.5 साल से इनकी भी हुकूमत है पाकिस्तान में। तो जो वोट पड़े हैं वो लगभग 24,000 वोट अब तक पड़ गए हैं। और परसेंटेज में आपको बता देता हूँ कि जो दुनिया भर से लोगों ने इसमें, अब ये खाली पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये खलीज मैगजीन है, तो वो ये कहते हैं कि 86% यानी 86% लोगों का ख्याल है कि इमरान खान बेहतरीन हुक्मरान रहे पाकिस्तान के 21वीं सेंचुरी में। दूसरे नंबर पे आ रहे हैं जी परवेज़ मुशर्रफ, और 7% लोगों का कहना है, 7%, कि परवेज़ मुशर्रफ बेहतरीन हुक्मरान रहे हैं। तीसरे नंबर पे आ रहे हैं नवाज शरीफ, 6% लोगों का कहना है कि नवाज शरीफ बेहतरीन हुक्मरान रहे हैं। और चौथे नंबर पे आ रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, कि 100 में से सिर्फ 1% लोगों का, 1% लोगों का ये कहना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी एक बेहतरीन हुक्मरान थे पाकिस्तान के।